दोस्तों आज तक हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स कवर किए हैं, लेकिन आज का जो इंसिडेंट है वो बाकी सारे इंसिडेंट से बहुत ही ज़्यादा हटके है। क्यों हटके है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक ऐसा मुजरिम जिसको पुलिस की हिरासत में होना चाहिए था, लेकिन पुलिस उसको ढूंढ रही थी, उसके बारे में कुछ पुलिस को पता ही नहीं चलता। हालांकि 2026 तक वो इंसान यूट्यूब पे बहुत एक्टिव था। रोज वीडियो बना बना के पुलिस को दिखाता था कि वो जिंदा है और पुलिस उसको ढूंढ सकती है, लेकिन पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई। और 2026 के अप्रैल मंथ तक उसके 62,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। और इसके अलावा पुलिस को जिस इंसान को अरेस्ट करना चाहिए था, उसी इंसान को पुलिस 2 गनमैन देती है, जो कि उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। आज के इंसिडेंट शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसिडेंट सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि क्या इस सारे के सारे मैटर में सबसे ज्यादा गलती पुलिस की थी या फिर ये इंसान सच में बहुत ज्यादा शातिर था। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम है विकल कश्यप और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सलीम खान केस। इंसिडेंट की शुरुआत होती है 20 जनवरी 1995 से। इस साल दिल्ली के दरियागंज में रामजस फाउंडेशन नाम का एक स्कूल था, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। लेकिन 20 जनवरी की शाम को एक बच्चा जिसका नाम संदीप था, उम्र 13 साल, वो यूजुअल स्कूल की टाइमिंग के बाद वापस अपने घर पे नहीं पहुंचता। संदीप के पिता का नाम था सीताराम, जिनका सीमेंट का अपना ही काम था। खैर, इसके बाद जब बेटा घर नहीं पहुंचा था तो संदीप की माँ संदीप के पिता को फोन करती है। वो उनको बताती है कि इस तरह से बेटा टाइमली घर वापस नहीं आया है। पिता को लग रहा था और वो माँ को भी यही बताता है कि शायद बहुत सारे रिश्तेदारों के घर उनके बीच में ही आते हैं, शायद किसी के घर चला गया हो। माँ सबको फोन करती है, लेकिन किसी भी रिश्तेदार के घर वो पहुंचा ही नहीं था। इसके बाद वो थोड़े पेशेंस रखते हैं, बच्चे का वेट करते रहते हैं। लेकिन जब शाम तक बच्चा घर नहीं पहुंचता, उसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पे कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। अब कंप्लेंट दर्ज हो जाने के बाद 21 जनवरी को पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है। लेकिन 21 जनवरी को कुछ और भी होता है। संदीप के पिता को एक फोन आता है। फोन था जिसने संदीप को उठाया था उसकी तरफ से। ये इंसान संदीप के पिता को बताता है कि उनके बेटे को उसने अगवा किया हुआ है और उनको 30,000 रुपए रैंसम मनी चाहिए। अब उस समय यानी कि 1995 में 30,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट था। पिता को टेंशन होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डर असल में ये होता है कि क्या पैसे लेने के बाद भी जो अगवा करने वाला इंसान है वो वापस उस इंसान को लौटाएगा या नहीं। इसी के चलते पुलिस तक भी ये बात पहुंचती है। लेकिन ये जो फोन आया था ये सुबह आया था। इसके बाद दोपहर में 2 से 3 के बीच एक और फोन संदीप के पिता को आता है और उसमें भी यही इंसान था जिसने संदीप को अगवा किया था। वो कहता है कि जो पैसे डिसाइड हुए हैं वो उनको किस कलर के बैग में भेजने हैं, कौन सी बस में भेजने और कहाँ पे रखने हैं, उसके बाद उनको उतर जाना है। इस तरह की डिटेल वो उनके साथ शेयर करता है। लेकिन अभी तक पुलिस अपने काम में बहुत अच्छे से जुटी हुई थी, जिसके चलते वो स्कूल में ही पूछताछ कर रहे थे थ्रू आउट। जिसके बाद उनको थोड़ी सी चीज़ें पता चलती हैं। कुछ आई विटनेस थे जिन्होंने संदीप को स्कूल के बाद स्कूल से बाहर निकलते देखा था और उन्होंने बताया कि संदीप के साथ ऑटो में एक लंबा चौड़ा इंसान था जो कि उसके साथ जा रहा था। उसी के साथ संदीप को लास्ट टाइम देखा गया था। अब पुलिस कुछ और लोगों से पूछताछ करती है, ऑटो ड्राइवर से भी पूछताछ की जाती है, जिसके बाद ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि ये जो इंसान था इसको संदीप मास्टर जी कह के बुला रहा था। अब यहाँ तक पुलिस के सामने ये केस काफ़ी हद तक खुल चुका था। प्रॉबेबली जिस इंसान ने अगवा किया था संदीप को, वो इंसान उसी के स्कूल का यानी कि रामजस फाउंडेशन का ही एक टीचर था। अब स्कूल में पूछताछ की जाती है, पूछा जाता है कि कौन सा टीचर है यहाँ पे जो कि लंबा चौड़ा है और जिसके साथ संदीप जा सकता है। अब स्कूल में बताया जाता है कि एक मेल टीचर है जिसकी सारी की सारी जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर लंबा चौड़ा होना ये मैच करता है उसके साथ। उसका नाम है सलीम खान और वो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता था। इसके अलावा वो टीचर सलीम खान भी उसी समय निकला था जिस समय ये बच्चा यानी कि संदीप निकला था स्कूल से। अब यहाँ तक काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई थी। पुलिस सलीम खान का एड्रेस लेती है जो कि दिल्ली का ही था, स्कूल के पास का ही। बिना देरी किए पुलिस सलीम खान के कमरे में पहुंचती है। दरवाजा खटखटाया जाता है। सलीम खान सामने से दरवाजा खोलता है। पूछा जाता है तो वो जानता था कि उसके पास मना करने का कोई रीजन नहीं है। इसी के चलते वो पुलिस को एक जगह अपने साथ लेके जाता है। ये जगह थी दिल्ली की ही मुस्तफाबाद और वहां पे एक नाले की तरफ वो इशारा करता है। जब पुलिस इस नाले की तरफ जाती है तो वहां पे देखा जाता है संदीप की लाश पड़ी थी। मतलब कि जो अगवा करने की रकम उसने मांगी थी
उससे पहले ही उसने संदीप को खत्म कर दिया था। अब इन सारी चीजों के बाद सीताराम और उनकी पत्नी का रो रो के बहुत बुरा हाल था। दूसरी तरफ पुलिस सलीम को और उसका एक कंपेनियन था अनिल नाम का इंसान, इन दोनों ने मिलकर संदीप को उठाया था, जिसके बाद उसको मार भी दिया था। अब इसके बाद दोनों पे मुकदमा चलता है और थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन उसके बाद दिल्ली के ही कड़कड़ढूमा कोर्ट में इनको उम्र कैद यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। खैर इसके बाद वक्त बीतता जाता है। संदीप के माता पिता को यह तसल्ली थी कि जिसने उनके बेटे के साथ ये सब कुछ किया है उसको सजा मिल गई है। लेकिन इसके बाद 2000 में कुछ होता है। सलीम के घर पे एक इमरजेंसी आती है, जिसके चलते उसको इंटरिम बेल पे भेज दिया जाता है। इंटरिम बेल तभी मिलती है जब किसी तरह की इस कैदी के घर पे इमरजेंसी हो, कोई शादी हो या फिर ये खुद बीमार चल रहा हो। ऐसा ही कुछ सलीम के साथ हुआ था, जिसके चलते उसको बेल पे भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे उसका बेल का समय खत्म होता है, खुद से सलीम आके सरेंडर नहीं करता। अब पुलिस को लगता है शायद वो भूल गया होगा। इसी के चलते पुलिस बिना देरी किए सलीम के विलेज में पहुंचती है। सलीम उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला था, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पे पहुंचती है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सलीम वहां पे था ही नहीं। सबको पूछा जाता है, लेकिन हर इंसान इस चीज पे मना करता है कि उनको सलीम के बारे में कुछ भी पता नहीं। इसके बाद पुलिस अपने मुखबिरों का सहारा लेती है, हर तरह से पता किया जाता है, लेकिन सलीम का कोई अता पता ही नहीं चलता। थोड़ा टाइम लगता है। पुलिस आए दिन शामली में जाके पूछताछ किया करती थी सलीम के बारे में, लेकिन धीरे धीरे पुलिस को कुछ और भी पता चलना शुरू होता है। पुलिस को सुनने में आता है कि सलीम खान, जिसको वो अरेस्ट करने आए हैं, उसकी मौत हो चुकी है और बहुत सारे गांव वालों ने उसी गांव में सलीम खान को दफना भी दिया है। अब पहली बार तो पुलिस को डाउट था कि शायद ये झूठ हो सकता है, लेकिन पुलिस जितनी बार जाती उतनी बार यही पता चलता कि असल में सलीम खान मर चुका है। अब वक्त बीतता जाता है, लगभग 10 साल हो जाते हैं इस इंसिडेंट को, जिसके बाद धीरे धीरे पुलिस में बहुत सारे ऑफिशियल्स का ट्रांसफर हो जाता है। ये केस दबता जाता है और कहीं ना कहीं सबको यही लग रहा था कि सलीम खान सच में मर चुका है, बस उसकी लाश नहीं मिली थी। धीरे धीरे सब ये केस को भूलना शुरू हो जाते हैं। वक्त की सुइयां इसी तरह से आगे बढ़ती रहती हैं। साल आता है 2026, जब इस इंसिडेंट को बहुत समय हो चुका था, लगभग 26 साल। तब तक सलीम का कुछ पता नहीं चला था, लेकिन यहाँ पे एक एंगल सामने आता है, जिसकी वजह से कुछ परतें खुलनी शुरू होती हैं। 19 अगस्त 2025 एक इंसान यूट्यूब पे अपना चैनल बनाता है। इंसान का नाम सलीम वास्तिक। अपनी बायो में इनफैक्ट उसने खुद को एक्स मुस्लिम भी लिखा था। शायद इसी वजह से उसकी वीडियोस पे बहुत सारी ऑडियंस आनी शुरू हो गई थी, और ये ऑडियंस जो थी वो हर धर्म की तरफ से थी। कुछ उसके दुश्मन बनते जा रहे थे। अब ये नाम बता रहा है कि वो ज्यादातर किस तरह का कंटेंट थ्रो किया करता था। इसी के चलते उसके दुश्मन ज्यादा बनने शुरू हो गए थे। वक्त बीतता जाता है, साल आता है फरवरी 2026। 27 फरवरी का ये दिन था। ये जो सलीम वास्तिक, जिसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, वो एक दुकान भी करता था। जब वो अपनी दुकान में बैठा हुआ था, उसी दौरान दो शख्स उसके पास आते हैं, जो पहले तो उससे बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बाद उसके इसी कंटेंट की वजह से, उसकी मेंटालिटी की वजह से, उसके चैनल की वजह से उस पे वार करना शुरू कर देते हैं चाकुओं से। वो उसको बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं। सलीम उनसे लड़ता भी है, लेकिन इस सब के बावजूद वो वहां से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वहां पे लोग आ गए थे। उनको लग रहा था सलीम शायद मर चुका होगा, लेकिन इस समय तक भी उसकी सांसें चल रही थी। इसके बाद उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है, उसका इलाज करवाया जाता है, और थोड़े ही टाइम में सलीम रिकवर भी हो जाता है। अब जब ये सब कुछ होता है, तो बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि वो अपने धर्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है, और इसी वजह से उस पे लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से लोगों को इसलिए लग रहा था क्योंकि जिन दो लोगों ने सलीम पे अटैक किया था, उनके नाम थे ज़ीशान और गुलफाम। ये दोनों सगे भाई थे। अब इसके बाद इनकी कुछ फुटेजेस भी सामने आती हैं, जिसके बाद यूपी पुलिस जैसे ही उन तक ये खबर पहुंचती है, मामला बहुत सुर्खियों में आता है, और उसके बाद इन दोनों की तलाश भी शुरू हो जाती है। और इसके बाद यूपी पुलिस ज्यादा समय लगाती नहीं है। 1 मार्च यानी कि इस इंसिडेंट के 4 से 5 दिनों के बाद ही ज़ीशान को पहले पुलिस ढूंढ निकालती है और उसका कर देती है। इसके सिर्फ 2 दिन के बाद ही यानी कि 3 मार्च को ही गुलफाम को भी पुलिस ढूंढ निकालती है और उसका भी कर देती है। लेकिन यहाँ पे मामले में ट्विस्ट आया था। अब इसके बाद पुलिस को यह लग रहा था कि शायद हो सकता है इस इंसान पे कुछ और लोग फिर से अटैक कर सकते हैं। इसी के चलते उसको सिक्योरिटी दी जाती है यूपी पुलिस की तरफ से। उसको पुलिस की ही तरफ से 2 PSO दिए जाते हैं,
जो 24 घंटे उसका ख्याल रख रहे थे। वक्त इसी तरह से बीतता जाता है, उसके लिए जिंदगी बहुत आसान थी। लेकिन यहाँ पे फिर से ट्विस्ट आता है। अप्रैल मंथ में यानी कि इसी वीक एक न्यूज सामने आती है जिसमें पुलिस ये क्लेम करती है कि जो सलीम वास्तिक है उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, और अरेस्ट किया है 1995 का एक केस था जिसमें उसने एक बच्चे को अगवा किया था और उसका कत्ल कर दिया था। मतलब कि वो सलीम खान और ये सलीम वास्तिक एक ही इंसान थे, लेकिन अभी तक पुलिस को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला था। सवाल ये था कि आखिरकार अब पुलिस को कैसे पता चला था। जब हमने थोड़ी सी इस पे रिसर्च की तो पता चला इस सारे मैटर पे दो वर्डिक्ट सामने आए हैं। एक है दिल्ली पुलिस की तरफ से और दूसरा है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। पहले मैं आपको वर्डिक्ट बताता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस इंसान को, जिसका नाम सलीम वास्तिक था, इसको सिक्योरिटी में 2 PSO दिए हुए थे। लेकिन जैसे ही सलीम को पता चलना शुरू होता है कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है और वो दोनों पुलिस वाले उसका ख्याल भी रखेंगे, क्योंकि अगर उसको कुछ भी होता है तो वो पुलिस की जवाबदेही पे होगा, इसी के चलते वो उन पे एक तरह से तानाशाही करना शुरू कर देता है और अपने अलग एटीट्यूड में चलना शुरू कर देता है। कभी कभार तो वो इन PSO की पुलिस ऑफिशियल से कंप्लेंट भी किया करता था। इसी के चलते यूपी पुलिस उससे बहुत परेशान हो गई थी। वो चाह ही रहे थे कि किस तरह से वो सलीम से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसी सब के बीच वक्त के साथ ही उनको एक खबर सुनने को मिलती है। अब ये जो खबर थी वो ये थी कि ये जो सलीम है, जिसकी वजह से यूपी पुलिस ने 2 लोगों का किया है, और इसके अलावा जिसको उन्होंने सिक्योरिटी भी दी हुई है, ये असल में सलीम वास्तिक नहीं बल्कि वही सलीम खान है जो कि 2000 में पुलिस के हाथों से भाग गया था, दिल्ली पुलिस के हाथों से। अब यूपी पुलिस को वो मिल गया था जो चाहिए था, मतलब कि छुटकारा। इसी के चलते वो बिना देरी किए दिल्ली पुलिस को बताती है और दिल्ली पुलिस बिना देरी किए वहां पे पहुंच के सलीम को अरेस्ट कर लेती है। थोड़ा ही टाइम लगता है और सलीम इन सारी चीजों को एक्सेप्ट भी कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस से मैटर सामने आया वो मैटर कुछ और ही था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन तक ये खबर पहुंची थी उनके एक इंस्पेक्टर तक कि असल में ये सलीम वास्तिक वही सलीम खान है जिसका वो 2000 से पीछा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी थी कि दिल्ली पुलिस ने इस दौरान कुछ पुरानी फाइल्स निकाली थी, जिसके चलते वो देख रहे थे कि कौन कौन से केसेस हैं जो पेंडिंग है, कौन कौन से इंसान हैं जो पेरोल पे बाहर गए लेकिन उसके बाद वापस आए ही नहीं, या फिर इंटरिम बेल पे बाहर गए और वापस आए नहीं। उसी दौरान उन्होंने सलीम की फाइल खोली थी। जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उनके कुछ मुखबिर थे, उनके थ्रू उन तक ये खबर पहुंची। लेकिन उसको पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी थी, डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकते थे। इसी के चलते पुलिस पहले कड़कड़डूमा कोर्ट जाती है, क्योंकि सलीम का वहां पे सारा का सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ था। उसकी पुरानी फोटोज लेती है, उसके फिंगरप्रिंट भी लेती है। अब इसके बाद जो अभी का सलीम था उससे ये फोटोज मैच करवाई जाती हैं और धोखे से उसके फिंगरप्रिंट भी लिए जाते हैं, उनको भी मैच किया जाता है। और जब सब कुछ मैच हो जाता है उसके बाद सलीम को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो सलीम उनके सामने सब कुछ बताता है कि 2000 के बाद से वो किस किस तरह से सरवाइव करता रहा है। इनफैक्ट 2010 से तो वो पुलिस के सामने ही था, आराम से रह रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसने बताया कि 2000 में भागने के बाद पहले वो करनाल शिफ्ट होता है, उसके बाद अंबाला में शिफ्ट होता है हरियाणा में, जहां पे वो अलमीरा बनाने का काम किया करता था। लगभग 10 साल वो इसी जगह पे रहता है हरियाणा में ही, वहां पे काम करता रहता है, सेविंग्स करता रहता है। और इस सब के दौरान उसको अपने शहर यानी कि शामली से खबर आती रहती थी कि किस तरह से पुलिस उसका पीछा करने आई है। इनफैक्ट उसने लोगों को खुद ही बताया था पुलिस को ये सब कुछ बताने के लिए, जिसके चलते उसके अपने लोगों ने कोऑपरेट भी किया और लगभग पुलिस इस सारे मैटर पे कन्विंस भी हो गई थी। इसके बाद लगभग 10 साल जब बीत जाते हैं, पुलिस भी लगभग सलीम का पीछा छोड़ ही देती है। उसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाता है और यूपी के ही लोनी में एक घर खरीदता है, जहां पे वो रहना शुरू कर देता है, पहले अकेला ही। थोड़ा वक्त और बीतता है, वहीं पे अपना काम धंधा चलाए रखता है। जब वो श्योर हो जाता है कि उसको पुलिस से कोई डर नहीं है, उसके बाद वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी अपने साथ ही शिफ्ट करवा लेता है। 2010 के बाद 2025 तक वो बहुत आराम की जिंदगी जीता है। पुलिस तो छोड़िए, वो खुद भी भूल चुका था कि वो एक भागा हुआ कैदी है। इसी के चलते जब 2025 का साल आता है, उसको लगता है शायद वो अपने थॉट प्रोसेस को लेके सोशल मीडिया पे अच्छा कर सकता है और उसको फेम भी चाहिए था। इसी के चलते 19 अगस्त को वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है। आप देखिए, उसको इतना डर नहीं था कि वो सोशली अपना चेहरा दिखाएगा, अपने थॉट्स रखेगा, और वो ये भी जानता था कि इन चीज़ों पे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं
और वो कुछ डिफरेंट कर रहा है जिसके चलते उसको व्यूज तो आएंगे, लेकिन वो पुलिस की नज़रों में भी आएगा। और वैसा हुआ भी। फरवरी मंथ में 2025 में ये केस हुआ जो कि बहुत सुर्खियों में था, हर एक न्यूज़ चैनल पे इसके बारे में दिखाया जा रहा था, लेकिन पुलिस को फिर भी इसके बारे में कुछ भी अवेयरनेस नहीं आई थी। जब मामला इतना बढ़ गया उसके बाद पुलिस को पता चला कि असल में ये सलीम वही सलीम खान है 1995 वाला। खैर अब सलीम पुलिस की हिरासत में है और प्रोबेबली उसको कड़ी से कड़ी सजा भी सुनाई जाएगी, जिस तरह से पब्लिकली ये मामला सामने आया है, शायद पुलिस के फेलियर का। अब बात आती है उसी सवाल पे जिससे मैंने शुरुआत की थी कि आपको क्या लगता है कि क्या ये पुलिस का फेलियर था या फिर सलीम एक बहुत शातिर इंसान था? अपने व्यूज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।